हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स बिफोर 1947। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट एंड अर्ली रिफॉर्म्स 1773 टू 1857, जो हम इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सबसे पहला कदम था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बदलते प्रभाव को रेगुलेट करने के लिए बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट कंपनी के अधिकारों को ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। 1813 वाला एक्ट क्यों बना था? ये एक्ट कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म करता है। और 1833 वाला ये एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है। 1853 एक्ट, ये एक्ट सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। आई होप आपको रेगुलेटिंग एक्ट अब समझ आ गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 टू 1909। इसमें सबसे पहले हमने इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, 1861, फिर 1892, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या था? इस एक्ट में भारत के लोगों को लॉ बनाने वाली काउंसिल में थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि वो मतलब खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल को का रोल जो है वो बढ़ा दिया गया। मतलब इसमें जो है वो अपने विचारों को मतलब अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनको ये अधिकार मिला था। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल का आइडिया आया, मुस्लिम्स के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है। तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट। आई होप आपको इंडियन काउंसिल एक्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेग्यू क्लैम्सफोर्ड भी बोलते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ था, इसमें प्रोविजनल लेवल पर गवर्नेंस को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे और दूसरे इंडियंस कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में जो है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। है नेशनल मोमेंट एंड की रिपोर्ट्स 1920 टू 1940। इसमें सबसे पहले साइमन कमीशन आता है, बट यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट लिखा है, तो पहले हम साइमन कमीशन पढ़ लेते हैं। अब है साइमन कमीशन 1927। साइमन से ही समझ आ रहा होगा कि इसके चेयरमैन थे सर जॉर्ज साइमन। ठीक है। तो क्या था इसमें? अ ब्रिटिश कमीशन सेट अप टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस बट इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, मतलब नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी इंडिया से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है। तो बॉयकॉटेड बाय इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हुआ। किसने किया प्रोटेस्ट? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और दूसरे दल के भी लोग थे जो इसके खिलाफ हो गए थे। जोर जोर से नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ डाइटरी बट फेस्ड सेवरल क्रिटिसिजम्स इन इंडिया। इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का काम था भारत के लिए रिफॉर्म्स बनाने का, लेकिन कोई भी इंडियंस इसमें शामिल नहीं थे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट भी हुआ था, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ था, तो उस लाठीचार्ज से वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, जो एक बड़ा आंदोलन का कारण बना। तो ये है साइमन कमीशन। अब है नेहरू रिपोर्ट 1928। इसका बैकग्राउंड साइमन कमीशन है 1927। एक भी भारतीय नहीं था इसमें, है ना, इसलिए इसका विद्रोह हुआ था। नेहरू रिपोर्ट बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने, एक कमेटी बनाई थी 1928 में। ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रपोज्ड डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया,
विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ विद फंडामेंटल राइट्स एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब है कि भारत को ब्रिटिश के अंडर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी और भेदभाव का विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, सभी धर्म के लोगों को एक साथ वोट दें, सेपरेट इलेक्ट्रोल्स का विद्रोह हो, है ना, और विमेन को राइट्स मिलने चाहिए, फीमेल्स को भी वोट और चुनाव में भाग लेने का हक मिलना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों के लिए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी, है ना। पर हुआ क्या था, रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एडवोकेटिंग फॉर अ सेक्युलर यूनाइटेड इंडिया। बट जो नेहरू रिपोर्ट है वो भारत का पहला संविधान था जो भारतीयों ने बनाया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्ट्रोल्स की वजह से इसे रिजेक्ट किया और ब्रिटिशर्स ने भी इसको नहीं माना था, है ना। अब नेक्स्ट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 के बीच में हुई थी ये। इसकी जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, लंदन में, जिसमें भारत से भी लोग आए थे, जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इंडिया से भी आए थे। जो फर्स्ट मीटिंग है वो हुई थी 1930 में, फिर 31 में और 32 में। सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अटेंडेड बाय इंडियन लीडर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी 1930 में, कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की मांगें नहीं पूरी की थी, तो ये मीटिंग भी फेल हो गई। नेक्स्ट मीटिंग हुई 1931 में, जिसमें मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में काफ़ी मतभेद हो गए थे, उसकी वजह से वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई। फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई 1932 में, जिसमें कांग्रेस फिर से शामिल नहीं हुई और कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है लेड टू डिस्कशन ऑन फेडरलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, बट नो सब्सटेंशियल एग्रीमेंट्स वर रीच्ड। तो इसका जो मेन मुद्दा था वो क्या था, भारत को स्वराज देना, सेल्फ गवर्नेंस, है ना, और सेपरेट इलेक्ट्रोल्स। तो ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942, a British attempt during World War II to secure Indian cooperation by offering dominant status after the war। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ब्रिटिशर्स को भारत की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने किसको भेजा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा प्रपोज़ल लेकर। और वो प्रपोज़ल क्या था, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया कि युद्ध के बाद जो है वो भारत को डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा, और ये भी कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। बट क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी थी और मुस्लिम लीग को ये चीज़ मान्य नहीं थी। नेक्स्ट है प्रपोज्ड दैट इंडिया वुड फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन लीडर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट गारंटी फॉर फुल इंडिपेंडेंस। आईएनसी को भी और मुस्लिम लीग को ये चीज़ मान्य नहीं थी। आईएनसी को क्यों मान्य नहीं थी, क्योंकि उनको लगा था कि संविधान बनाने का प्रपोजल तो इन्होंने दे दिया है, बट जब असली वादे पूरे करने की बात आती है तो वो अपने वादे पूरे नहीं करते। और मुस्लिम लीग ने क्या बोला था कि हमें जो है अलग मुस्लिम स्टेट चाहिए पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव, तो उनको वो नहीं मिला था। तो इन आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्लान के लिए 3 लोगों को भारत भेजा गया, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ समझौता करने के लिए इनको भारत भेजा गया। तो इनका क्या था एजेंडा, एम टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर एंड अवॉइड पार्टीशन बाय प्रपोजिंग अ फेडरल यूनियन फॉर इंडिया। मतलब ये क्या करना चाहते थे, ये एक यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहते थे, मतलब भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखना चाहते थे। रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव दिया गया था इन्होंने, ये चाहते थे। क्रिप्स मिशन का प्लान था, इनका जो मकसद था वो ये था, भारत को आज़ादी देना और पीसफुल रास्ता निकालना, बट ये हो नहीं पाया। अल्टीमेटली दे फेल टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इट लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर अ ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जो आईएनसी थी और जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने आपस में कुछ विचार विमर्श किया, है ना, उन्होंने कुछ रास्ता निकाला, तो ये पार्टीशन को रोक नहीं सके। ये तीनों लोग जो है वो पार्टीशन को रोक नहीं सके और भारत को पाकिस्तान से अलग होना ही पड़ा। अब लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, passed by the British Parliament.
This act granted independence to India and led to the partition of India and Pakistan. ये वो एक्ट है जिसने भारत को ब्रिटिश कंट्रोल से आज़ादी दिला दी थी और ये देश को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया था। भारत अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हो गया था। Abolished British rule and allowed India to have full legislative power to frame its own constitution. अब इंडिया के पास पूरी पावर थी कि वो अपना संविधान जो है वो खुद बना सकता था। The Constituent Assembly of India formed in 1947 को फॉर्म की गई थी, was given the task of drafting the new constitution. तो इसमें क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश रूल का जो है वो पूरी तरीके से अंत हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, और यहाँ से हमारा जो है संविधान जो है वो शुरू हो गया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हमें कहाँ कहाँ से सोर्सेज मिले, कहाँ कहाँ से आइडिया मिले अपने संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।